नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 1500 प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और आज हम 15 दिसंबर पीजीटी जो एग्ज़ाम हुए थे ट्री 2 में, उसमें जीएस पार्ट सेकंड के विज्ञान, भूगोल और इतिहास के प्रश्न देखेंगे। आते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है गुलामी का चार्टर बताया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। और जवाहरलाल नेहरू जी ने गुलामी का चार्टर बताया था, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और महात्मा गांधी की अगर बात की जाए, महात्मा गांधी की बात की जाए तो इन्होंने क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था, क्रिप्स मिशन को इन्होंने जो है पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। जो उसके सुझाव थे उसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। और इसके अलावा बात की जाए मौलाना हसरत मोहानी की, तो इन्होंने जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। ये सभी प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं, इसलिए हम आपका यहाँ पे रिवीजन करा रहे हैं। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था मौलाना हसरत मोहानी ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम अलग से मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आपका इस प्रश्न का जो आंसर हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी जी ने 1934 में जो है सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था, यानी वो एक्टिवली जो है पहले एक्टिवली कांग्रेस को लीड कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ से जो है वो 1934 से जो है वो उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और फिर जो है कंस्ट्रक्टिव कामों पे जैसे कि दलितों का उत्थान वगैरह करने में लग गए। फिर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? तो भारत के अनाधिकारिक दूत कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस की स्थापना से बहुत पहले जो है दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में थे और भारत के हितों के लिए, भारत के राजनीतिक हितों के लिए वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने संघर्ष किया, इसीलिए इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला गया। बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध इनको कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आइए इनके बारे में डिटेल में समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये परीक्षा दृष्टि से। तो आपको पहला चीज़ ये ध्यान रखना है कि इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और साथ में जो है पहला पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना है कि लिबरल पार्टी, इंग्लैंड में जो है लिबरल पार्टी थी, और लिबरल पार्टी के टिकट पर 1892 में दादा भाई नौरोजी जो है चुने गए थे यूनाइटेड किंगडम में, हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे सदस्य के रूप में, हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे, हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे संसद के रूप में। जैसे आज हम सांसद चुनते हैं तो वैसे ही लोकसभा का, तो वैसे ही जो हाउस ऑफ कॉमन्स था इंग्लैंड में, तो वहाँ पे जो है सांसद के रूप में चुने गए। और वो कहाँ के सांसद थे? फिन्सबरी सेंट्रल। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा, फिन्सबरी सेंट्रल जो कंस्टिट्यूंसी थी इंग्लैंड में, वहाँ से ये चुने गए थे, फिन्सबरी सेंट्रल। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट है कि इनकी जो बुक है जो बहुत बार पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये एज इट इज़ हिंदी में भी ऐसे लिख के आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक आई थी 1901 में, और इसको रचना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये सब आपको पॉइंट्स नोट करने हैं। और इसी में इन्होंने जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो है सिद्धांत दिया था, इसी पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने, धन का निष्कासन सिद्धांत, धन का निष्कासन सिद्धांत, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है ये 3 बार जो है एकमात्र कांग्रेसी थे जो 3 बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। कब कब चुने गए थे? तो ये दूसरी बार जब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? तो 1886 कलकत्ता में। और ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं 1893 लाहौर में, लाहौर अधिवेशन में, और फिर लास्ट टाइम 1906 में जो है ये कलकत्ता अधिवेशन में, जहाँ पे जो है स्वराज्य की पहली बार कांग्रेस ने जो है मांग की थी। तो 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में स्वराज की मांग भी की गई थी पहली बार, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो इन्होंने लंदन में रह के काम किया था, वो कैसे किया था? तो लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। प्रश्न पूछे गए हैं सभी। तो लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में दादा भाई नौरोजी ने की थी।
और फिर बात करें तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा गया है जो इनके संस्थाएं थी। तो सबसे महत्वपूर्ण इनकी संस्था थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो इसकी भी स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो आप देख पा रहे हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और उससे जो है 20 साल पहले जो है दादा भाई नौरोजी लंदन में भारत के राजनीतिक हितों के लिए लड़ रहे थे। तो इसलिए जो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जा रहा था। तो आप समझ गए होंगे कि इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता था। और इनके प्रमुख अखबार भी आप ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के प्रमुख अखबार। और यहाँ पे मैंने आपको दादा भाई नौरोजी स्पेशल भी बता दिया है, जितने भी प्रश्न परीक्षा से पूछते हैं। तो वॉइस ऑफ इंडिया इनके अखबार थे जिनका संचालन ये करते थे, इन्हीं की। और फिर रस्त गिरफ्तार बहुत महत्वपूर्ण है, रस्त गिरफ्तार। तो रस्त गिरफ्तार और वॉइस ऑफ इंडिया दोनों अखबारों के संपादक, दोनों के संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। तो सभी लोग जानते हैं कि राजा राम मोहन राय जो है आधुनिक भारत के निर्माता भी माने जाते हैं, आधुनिक भारत के दूत भी माने जाते हैं और भारत के पहले आधुनिक पुरुष भी माने जाते हैं। तो ये जो है नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, सही बात है। स्वामी दयानंद ने भारतवासियों के लिए या भारत भारतीयों के लिए नारा दिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। इन्होंने वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। और इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है 1875 में पूछा गया प्रश्न आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। फिर विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, तो ये भी सही है। तो ये कब लिया था? 1893 में, वर्ल्ड पार्लियामेंट्री रिलीजन्स। और ये कहाँ पे? तो यूएसए में गए थे और वहीं पे इनकी जो स्पीच इन्होंने दी थी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, मेरे भाइयों और बहनों। और यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी हुई? तो रानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा जारी हुई थी वो 1 नवंबर 1858 को जारी हुई थी। और इसका कारण क्या था? तो कारण था 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति ने जो है ब्रिटिश सरकार की जो है भारत में जो जड़ें थी उसको पूरी तरीके से हिला दी। और जब जड़ें हिला दी तो जो है 1858 का जो अधिनियम था, तो 1858 के अधिनियम के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी को जब भंग कर दिया गया तो उसके लिए जो है महारानी विक्टोरिया की घोषणा की गई। और कारण यह था कि 1858 के अधिनियम के तहत जो है भारत को क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत का जो शासन था वो क्राउन के अधीन कर दिया गया। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी, लेकिन अब डायरेक्टली जो है पूरी तरीके से जो है डायरेक्टली जो है अब भारत के मतलब जो ब्रिटेन की क्राउन थी उस समय, ब्रिटेन की महारानी थी रानी विक्टोरिया, तो उनके अधीन कर दिया गया भारत का शासन। तो इसलिए जो है भारत पर जो है रानी विक्टोरिया के शासन को दिखाने के लिए जो है रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा डिक्लेरेशन जारी किया गया। ये हुआ 1 नवंबर 1858 को। कहाँ से हुआ था? तो जो है एल्फ्रेड पार्क, ये भी आपको ध्यान रखना है, एल्फ्रेड पार्क था ये, एल्फ्रेड पार्क। और ये एल्फ्रेड पार्क आप सभी जानते होंगे कहाँ पे है? तो प्रयागराज में है, जिसको इलाहाबाद के नाम से उस समय जाना जाता था। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ये उद्घोषणा किसने की थी? जारी तो हुआ था लेकिन उद्घोषणा की किसने थी, बोला किसने था? तो पढ़ के किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने, जो उस समय लॉर्ड कैनिंग ने। और लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे और पहले या प्रथम वायसराय थे। तो प्रथम वायसराय थे या आखिरी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण। तो यह विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की उदारवादी नीति जो है 1885 से 1905 मानी जाती है। और फिर 1905 से देखा जाए तो कांग्रेस की नीति में जो है उग्र राष्ट्रवादियों की वजह से, जो गरम दल के नेता थे उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी भी आई। और फिर 1915 में अगर देखा जाए, फिर जो है 1915 से लेके 1918 का जो दौर चला है वहाँ पे भी जो है होम रूल लीग आंदोलन चला है। तो वहाँ से भी जो है स्वराज की मांग तेज की गई। उसके बाद फिर 1919 में जो है गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन ने एक तेज़ी ली है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कांग्रेस की उदारवादी नीति से कांग्रेस बहुत आगे निकल चुकी है। अब यहाँ पे जो कांग्रेस जो है सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के समक्ष जो अपनी डिमांड्स रख रही है। तो इसलिए जो है यह कारण नहीं हो सकता कि इतने लंबे समय पर राज कैसे किया, क्योंकि अगर एक देखा जाए तो 1920 के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है भारत के आज़ादी के लिए जो है राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत तेज कर दिया था। तो पहला विकल्प आपका गलत हो जाएगा, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण। तो ये तो कोई कारण नहीं हुआ,
कि गिरफ्तार कर लेंगे तो लंबे समय तक राज कर पाएंगे। कितना लंबे समय तक राज कर पाएंगे? इन्होंने लगभग 200 साल तक राज किया है, तो इसका कोई कारण नहीं है। बांटो और राज करो की नीति के कारण। तो ये आपका आंसर है कि बांटो और राज करो की नीति के कारण अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज किया। ये सबसे एक महत्वपूर्ण कारण था। अंग्रेजों का जो इतना लंबा शासन चला, ये जो है आपस में लड़ा देते थे। जैसे इन्होंने क्या नाम है, सर सैयद अहमद खान को जो है इस्तेमाल किया कांग्रेस के विरोध में, उसके बाद फिर जो है कांग्रेस के विरोध में मुस्लिम लीग को आगे चल के इस्तेमाल किया। तो इसी प्रकार से जो है इन्होंने बांटो और राज करो की नीति से भारत पर लंबे समय तक राज किया। तो आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया? तो यह हुआ था 8 अगस्त 1942 को। और भारत छोड़ो प्रस्ताव, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ 8 अगस्त 1942 को। इसके साथ में जो है भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में स्टार्ट हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया था। और ये जो है यहाँ पे आपको स्थान ध्यान रखना है कि ये कहाँ हुआ था, तो बम्बई में। और बम्बई में कहाँ से? तो ग्वालियर टैंक। तो ग्वालियर टैंक आपको नाम ध्यान रखना है, स्थान था ग्वालियर टैंक मैदान था, वहाँ से स्टार्ट किया गया था। और आपको जो है कमेंट के माध्यम से बताना है कि जब सभी नेता गिरफ्तार हो गए थे, जो कांग्रेस का वहाँ पे जो है कांग्रेस का झंडा या फिर जो है वहाँ पे किसने बुलंद किया था, यानी भारत का जो झंडा था किसने बुलंद किया था जब सभी नेता आज़ाद हो गए थे, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, तो बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 20 जुलाई को। और उसके बाद फिर जो है 7 अगस्त को जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। और उसके बाद फिर 16 अक्टूबर को जो है पूरी तरीके से बंगाल का विभाजन प्रभावी कर दिया गया। और इसके बारे में हमने डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ी हैं, वहाँ पे जो है आप लोग प्लेलिस्ट में आपको दे दिया जाएगा और आप लोग अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और PDF नोट्स टेलीग्राम पे मॉडर्न हिस्ट्री के अवेलेबल भी हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो आप जानते हैं कि कुंवर सिंह ही एकमात्र नेता थे जिन्होंने जो है पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में नेतृत्व प्रदान किया था क्रांतिकारियों को। और कुंवर सिंह के भाई थे अमर सिंह। कुंवर सिंह की जो है मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो ये भी आपको डेट याद रखना। 26 अप्रैल पूछा गया था 15 मार्च को। तो 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह ने जो है क्रांति को आगे बढ़ाया। और इसके अलावा बात की जाए तो इनके जो कमांडर इन चीफ थे हरे कृष्णा सिंह। तो अभी प्रश्न नहीं पूछा गया, हो सकता है पूछ ले। तो हरे कृष्णा सिंह कौन थे? तो कुंवर सिंह के जो कमांडर इन चीफ थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? तो फलों एवं सब्जियों की जो खेती होती है उसको हम बागवानी कहते हैं, जिसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। और ये NCERT से सिंपल सा प्रश्न लिया गया है। और अगर हम बात करें तो आपको पिसीकल्चर आपने सुना होगा, जिसको मत्स्य पालन बोलते हैं। तो पिसीकल्चर किसको बोलते हैं? तो मत्स्य पालन को बोलते हैं। और इसके अलावा जो है रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? तो सेरीकल्चर बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। सेरीकल्चर किसको बोलते हैं? तो रेशम कीट पालन को जो हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर महीने में भारी बारिश होती है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है कोरोमंडल तट। और ये किस वजह से होती है? तो उत्तर पूर्व मानसून की वजह से। और साथ में आप ये भी ध्यान रखिए, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि जो ये आपका जो है ये भारत का हमने जो प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है वो हमने यहाँ पे दिखाया है। और यहाँ पे जो है इंडियन ओशियन हो गया। और इंडियन ओशियन से जो है और यहाँ पे ये इक्वेटर मान लीजिए। और यहाँ से जो हवाएं आती हैं पश्चिमी जो है, और यहाँ से जो है जो मानसून आता है भारत की तरफ, जो केरल से हिट करता है और फिर केरल के बाद जो है महाराष्ट्र कर्नाटक से होते हुए भारी बारिश करता है भारत में। तो इसको बोलते हैं हम साउथ वेस्ट मानसून। इसके डायरेक्शन की वजह से हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। और ये कब से स्टार्ट होता है? तो जो है ये 1 जून से स्टार्ट होता है और ये पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जो है एक अच्छी खासी बारिश होती है भारत में, पूरा बारिश का मौसम होता है। उसके बाद फिर जब ये समाप्त हो जाता है तो फिर इधर आपका जो कोरोमंडल कोस्ट पड़ता है। कोरोमंडल कोस्ट में जो है यहाँ आंध्र प्रदेश है और इधर तमिलनाडु है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है कोरोमंडल कोस्ट का भाग है। और यहाँ पे जो है जो लौटता हुआ मानसून होता है उसको जो है लौटते हुए मानसून को हम उत्तर पूर्व मानसून बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। और ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है ये सर्दियों में, भारत में जो है सर्दियों में आता है। और फिर जो है यहाँ से बारिश कराते हुए यहाँ से जो है आपका जो ये वाला क्षेत्र है पूरा, ये आपका जो है
बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, वहाँ से इन हवाओं को नमी मिल जाती है और नमी को लेते हुए फिर ये कोरोमंडल तट से टकराते हैं और फिर भारी बारिश करते हुए जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में, जो कि कोरोमंडल तट का भाग है, तो यहाँ पे भारी बारिश होती है सर्दियों में, अक्टूबर और नवंबर में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा बात करें तो सर्दियों में जो भारत का जो ये वाला पार्ट है, यानी जो आपका हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर भी कह लीजिए, तो जो उत्तर पश्चिम भाग है, उत्तर पश्चिम भाग है भारत का, नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, वो किसकी वजह से, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से सर्दी में बारिश होती है। ठंडियों में जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश होती है, जिसको वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपका उत्तर पश्चिम भाग में होता है। और ये जो है, जो उत्तर पूर्व मानसून होता है, ये कहाँ पे बारिश करता है, तो ये कोरोमंडल तट पे बारिश करता है। तो आपको ये प्रश्न का आंसर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है। तो यह जो है गली कटाव इसको बोलते हैं, गली इरोजन बोलते हैं। और अगर हम गली इरोजन की बात करें तो जो है ये चंबल नदी के द्वारा बनाया गया, भारत में बहुत फेमस है। और चंबल नदी, आपने चंबल नदी के बीहड़ सुने होंगे, तो जो चंबल नदी के बीहड़ है वो कुछ नहीं, वो गली इरोजन का, गली कटाव का एक उदाहरण है। जब नदी द्वारा जो है अपर्दन किया जाता है मिट्टी का, और जो वहाँ पे जो कई सारी गलियाँ बन जाती हैं, तो उसको हम गली कटाव बोलते हैं, गली इरोजन बोलते हैं। और चंबल के बीहड़ जो है बहुत फेमस है इसके लिए। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। तो अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो भी ये है, क्या है, कोरोमंडल तट। और अगर कोरोमंडल तट की बात करें तो जो कोरोमंडल तट है ये आपका जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला भाग है, तो यहाँ पे जो है आपका पूरा ये जो क्षेत्र है ये आपका बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में जो है सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये उत्पन्न होने के बाद जो है ये कोरोमंडल तट से टकराते हैं और सबसे ज़्यादा जो है जान माल की हानि भी पहुँचाते हैं, सबसे भारी बारिश भी करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन हो जाएगा, कोरोमंडल तट, ये आपको ध्यान रखना। और इधर अरब सागर में भी चक्रवात आते हैं, लेकिन अरब सागर में जो चक्रवात आते हैं उनकी संख्या कम है बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आने वालों की संख्या में से, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है। तो भूस्खलन जो भारत में अगर देखा जाए तो हिमालयी क्षेत्र जो है भूस्खलन प्रवृत्त क्षेत्र है, यानी भूस्खलन प्रोन क्षेत्र है। और पश्चिमी घाट भी देखा जाए तो ये भी भूस्खलन जो है प्रोन क्षेत्र है, यानी यहाँ पे भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। और हिमालय क्षेत्र में तो जो है MCT जो है, जिसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं, और इसके अलावा जो है बैन गैट फाल्ट, कई सारे फाल्ट्स हैं जो है, कई सारे जो हैं फाल्ट लाइन्स हैं, फाल्ट लाइन हम जो है बोलते हैं। और इसके कारण जो है जो हिमालयी क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा अस्थिर है, उसकी वजह से जो भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। और पश्चिमी घाट में भी ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात की जाए पूर्वी घाट का, तो पूर्वी घाट में जो है भूस्खलन की घटनाएं नहीं होती है, क्योंकि पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है वो बहुत कम है, और पश्चिमी घाट के मुकाबले ऊंचाई बहुत कम है पूर्वी घाट की। और ये अपर्दित पर्वत है, तो ये अपर्दित पर्वत है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और जो भारत की जो दक्षिण की जो नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी नदियों ने जो है इनको जो है काफ़ी ज़्यादा काट दिया है, कटाव भी कर दिया, तो इस वजह से जो है, और यहाँ पे जो है भूस्खलन का कोई भी बहुत ज़्यादा केस, कोई बहुत महत्वपूर्ण केस देखने को नहीं मिलता। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कि भूस्खलन क्षेत्र नहीं है, तो पूर्वी घाट हो जाएगा। फिर भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो भारत में जो मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवाती की उत्पत्ति होती है वो 10 से 15 उत्तरी अक्षांश के मध्य होती है। और कहाँ होती है ज़्यादातर, ये बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा होती है, बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा होती है। और ऊपर वाले प्रश्न में, तो इस प्रश्न का आपका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, 10 से 15 उत्तरी अक्षांश के मध्य। और अगर बात की जाए तो इस वाले प्रश्न में आपको ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी घाट हैं, तो इस साइड जो है आपके पश्चिमी घाट है, पश्चिमी साइड पे भारत के। और पूर्वी साइड की बात करें तो यहाँ पे जो है आपके हैं पूर्वी घाट। और ये है क्या, तो ये जो है पर्वतों की एक कह सकते हैं श्रृंखला है। और ये वाकई में जो है अगर देखा जाए तो ये कोई मतलब वलित पर्वत का उदाहरण ये नहीं है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये एक उठा हुआ भाग था और फिर समय के साथ में जो है एक इसने पर्वत का रूप ले लिया है, तो ये आपको ध्यान रखना। और पश्चिमी घाट जो है गुजरात से स्टार्ट होता है, और गुजरात से जो है ये तमिलनाडु तक जाता है। तो गुजरात से तमिलनाडु तक ये 6 राज्यों में जाता है। आपको जो है उन 6 राज्यों के नाम जो है कमेंट करके बताने हैं कि पश्चिमी घाट किन 6 राज्यों में है भारत के। और साथ में पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है आपस में मिलते भी हैं। नीलगिरी का जो क्षेत्र है, तो नीलगिरी यहाँ पे है, तो नीलगिरी क्षेत्र में पश्चिमी और पूर्वी घाट आपस में मिलते भी हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
और जो पश्चिमी घाट के मुकाबले जो पूर्वी घाट है वो काफ़ी मतलब हाइट में काफ़ी कम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें, तो सबसे पहले काराकोरम आता है, और काराकोरम के बाद जो है लद्दाख आता है, और लद्दाख के बाद जो है जास्कर आता है, और जास्कर श्रेणी के बाद जो है पीर पंजाल आता है। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न था, और जिन्होंने भी जो है भारत का मानचित्र का अध्ययन किया होगा वो आराम से इस प्रश्न को समझ सकते हैं। और काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये जो है अगर देखा जाए तो ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ट्रांस हिमालय। और इसके बारे में आपको जो है भूगोल की कक्षाओं में, भूगोल की एनसीईआरटी कक्षाओं में आगे 2-3 दिन में क्लास अपलोड कर दी जाएंगी, वहाँ पे बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। और जो आपका ग्रेट हिमालय है वो अलग है और ट्रांस हिमालय अलग है, तो आपको ध्यान रखना ट्रांस हिमालय के पार्ट है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ देखा जाए तो काराकोरम सबसे उत्तर में है, लद्दाख है, फिर जास्कर और पीर पंजाल है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो प्रश्न है आंसर जो है बी हो जाएगा 2, 1, 4, 3। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब है कि छोटे से बड़े में जाना है। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो सबसे अगर छोटा भाग देखा जाए यहाँ पे तो भारत का, तो सबसे छोटा भाग है तटीय मैदान। जो भारत का तटीय मैदान वो सबसे छोटा है। और फिर तटीय मैदान के बाद जो है किसका नंबर आता है, केंद्रीय उच्च भाग का, सेंट्रल हाईलैंड्स जो मध्य प्रदेश वाला भाग है, तो सेंट्रल हाईलैंड्स आता है। और फिर उससे भी बड़ा है भारत के महान मैदान। और भारत का जो महान मैदान आपको यहाँ पे ध्यान रखना, जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत का जो महान मैदान है ये 3 नदी तंत्रों के द्वारा बनाए गए हैं। आप जो है सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानते होंगे, गंगा नदी तंत्र के बारे में जानते होंगे, और साथ में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी इसका भाग है, ये कई लोग नहीं जानते होंगे। तो जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है, भारत के महान मैदान, उसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की जितनी भी सहायक नदी हो उनको मिला के जो क्षेत्र बनता है तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आपका जो है महान मैदान आता है, और फिर सबसे बड़ा जो है क्या हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से, तो उत्तरी पर्वत। और उत्तरी पर्वत का मतलब होता है नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो हिमालय का जो उत्तरी भाग है तो वो सबसे बड़ा भाग है और काफ़ी विस्तार भी है उसका। आप देख सकते हैं कि भारत में भी है, चाइना में भी है, मतलब तिब्बत वाले पार्ट में भी है, नेपाल में भी है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा, सबसे पहले आएगा 3, 3 से बड़ा हो जाएगा 3 से बड़ा हो जाएगा 1, 1 से बड़ा हो जाएगा 2 और 2 से बड़ा हो जाएगा 4। तो 3, 1, 2, 4 हो जाएगा आपका आंसर, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न पे आते हैं, 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। तो यह प्रश्न काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा था, और क्यों पूछा गया इसका कारण तो बीपीएससी ही जाने, ऐसे प्रश्न आते नहीं हैं जनरली, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। जियांग जेमिन थे उस समय 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे। फिर अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने उसे क्या संदेश भेजा था। तो ये भी प्रश्न आपको, चंद्रयान 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हमने करंट अफेयर की क्लास में भी डिस्कस किया था। तो इन्होंने बोला था वेलकम बडी, जब ये पहुंचे थे चंद्रयान 3 तो चंद्रयान 2 ने स्वागत किया और क्या बोला, वेलकम बडी। फिर अगला प्रश्न है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन होते हैं, जो आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो होते हैं उसमें कोई चार्ज नहीं होता, आवेश नहीं होता है, तो ये आवेश रहित होते हैं। तो इनको जो है हम रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित करते हुए जो है हम परमाणु के नाभिक में जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ये नेगेटिव चार्ज होता है, और इसको -e से डिनोट किया जाता है। प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसी के वजह से प्रश्न पूछा गया था, प्रोटॉन की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वह पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, तो प्रोटॉन की उपस्थिति थी, और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। तो यहाँ पे जो तीरंदाजी है, तीरंदाजी में जो है तीसरे नियम का उपयोग, न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग किया जाता है। जो है न्यूटन ने 3 गति के नियम बताए थे, और जो तीसरा नियम है कि एवरी एक्शन हैज़ इट अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसी के अंतर्गत आता है तीरंदाजी। और अगर अंतरिक्ष रॉकेट की बात किया जाए, तो जो अंतरिक्ष रॉकेट की बात किया जाए तो ये लॉ ऑफ लीनियर कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो है मोमेंटम पे आधारित है।
मोमेंटम पे आधारित है, और ये जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो जो दूसरा वाला है सेकंड लॉ है उसके अंतर्गत आएगा। और अगर बेंचुरी मीटर का अगर पूछ ले अगली बार तो आपको ध्यान रखना बेंचुरी मीटर जो होता है बर्नौली सिद्धांत पे आधारित है, बर्नौली प्रिंसिपल पे आधारित है, तो बर्नौली सिद्धांत पे आधारित है बेंचुरी मीटर। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है ट्रेकोमा रोग का संबंध है। तो जो ट्रेकोमा रोग होता है ये आई इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है आँखों में, तो आपका प्रश्न हो जाएगा आँखों में, और ये इसको जो है ट्रेकोमेटिस बोला जाता है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आँखों में हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है। तो एक जो प्रिंटर की गुणवत्ता होती है उसको हम डॉट्स पर इंच, जिसको हम जो है बिंदु प्रति इंच बोलते हैं, डॉट्स पर इंच, इससे इसकी निर्धारित की जाती है। फिर अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है वह है। तो जो प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पहले इसका रिएक्शन समझते हैं, 6CO2 + 12H2O, और ये क्या बनता है, तो C6H12O6 + 6O2। और अगर बात की जाए तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि वायुमंडल से आया और ये क्या हुआ, किस में परिवर्तित हो गया है, कार्बोहाइड्रेट में, जिसको ग्लूकोज बोला जा रहा है। तो यहाँ पे इसका जो एक हिसाब से देखा जाए तो अपचयन हो गया है, अपचयन मतलब रिडक्शन हो गया है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और ये NCERT से पूछा गया था, क्लास 8 NCERT में दिया गया है। और रिडक्शन यानी अपचयन यहाँ पे CO2 का होता है, किसमें, C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अपचयन। और अगर आप और इस साथ में ये भी ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन निकलता है, जो O2 रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, और ये जो कब रिलीज होता है, तो जल विश्लेषण के दौरान, जलीय विश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन निकलता है, जिसको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोलिसिस या जलीय विश्लेषण के दौरान जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन या O2, ऑक्सीजन गैस या O2 निकलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है आगे के लिए। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जो साइंस के प्रश्न हैं ये PRT के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ में 6 to 8 के लिए भी महत्वपूर्ण है, मैथ साइंस ग्रुप के लिए, और साथ में TGT साइंस के लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रश्न कहीं भी पूछ लेता है, और एक हिसाब से देखा जाए तो 10th NCERT तक का जो सब में ही पूछा गया है। फिर है जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है, ये भी प्रश्न NCERT से पूछा गया और कई बार BPSC ट्री में रिपीट हो चुका है। उन पर टिन की परत चढ़ी होती ना कि जिंक की, क्योंकि तो इस प्रश्न का जो है सही जवाब है वो क्या है, इस प्रश्न को हमने पीछे भी जो है डिस्कस किया है। तो जिंक जो है टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए हम जो टिन का उपयोग करते हैं, जिंक का अगर हम उपयोग करेंगे तो खाने के साथ में प्रतिक्रिया कर जाएगा और खाना खराब हो जाएगा, इस वजह से हम टिन को इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संदर्भित करता है। तो ये सभी जानते हैं आनुवांशिकी से ये संदर्भित है, जेनेटिक्स, और ये कई बार ये सिंपल प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। फिर अगला प्रश्न है मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति नहीं देख पाता है। तो जो है मायोपिया को जो हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। और मायोपिया की अगर बात की जाए निकट दृष्टि दोष की, तो निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट का तो दिखता है, यहाँ पे जस्ट उल्टा है, नाम के अपोजिट है, निकट का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता। तो आंसर हो जाएगा दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखती हैं। और इसी का उल्टा होता है हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो इसमें जो पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखती हैं। तो दूरदृष्टि दोष, तो दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता है, दूरदृष्टि दोष। और पास की तथा दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से, तो इसको जो हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं, प्रेस, ये सभी NCERT क्लास 10th में दिया गया है, प्रेस बायोपिया बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है अगर बात की जाए कि किस प्रकार का, अगर मायोपिया की बात किया जाए तो मायोपिया में जो है आपको ध्यान रखना है कि कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है। और अगर हाइपरमेट्रोपिया की बात की जाए, अगर हाइपरमेट्रोपिया की बात की जाए तो उसमें किसका इस्तेमाल होता है, कॉन्वेक्स लेंस का। और अगर यहाँ पे जो ये केस था तीसरा कि प्रेस बायोपिया का, तो प्रेस बायोपिया में हम बाईफोकल लेंथ यूज़ करते हैं, बाईफोकल लेंथ यूज़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, सभी चीज़ें NCERT क्लास 10th में जो आँख वाला चैप्टर है, आई वाला, वहाँ पे दिया गया है। तो बाईफोकल जो है हम यहाँ पे लेंस यूज़ करते हैं, जिसमें
कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आप इस मायोपिया का आपको समझ में आ गया होगा कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती हैं। अगला प्रश्न है, ये आपका लास्ट प्रश्न था, तो आपके ये सीरीज़ पूरी हो गई। और इसके बाद फिर जो है आपको जो 16 तारीख या शायद 17-18 में पेपर हुआ था उसके प्रश्न आपको कराए जाएंगे। और उसके बाद फिर जब वो प्रश्न हो जाएंगे तो आपको जो है TRE 1 के प्रश्न कराए जाएंगे जो TGT वगैरह में पूछे गए थे। और बाकी जो प्राइमरी के प्रश्न हैं वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वो सभी प्रश्न भी सबको करने हैं। और आशा करते हैं कि आपको जो परीक्षा इसमें जो विश्लेषण कराया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप सभी लोग जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों की मदद कर सके। और आप सभी की जो है प्रेरणा से और आप सभी के सहयोग और सपोर्ट से जो है हम जो मेहनत कर रहे हैं, और आपका चैनल जो है आप ही का चैनल है और ये 500 सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया है। और लास्ट टाइम जब हमने देखा था तो 525 सब्सक्राइबर आ गए थे। और इसके साथ में जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही है। और इस जिम्मेदारी को देखते हुए हम और ज़्यादा कमिटेड अपने आप को फील कर रहे हैं आपके लिए। और सबसे बेहतर कंटेंट के साथ में हम आगे भी आते रहेंगे। तो आप लोग जो है चैनल को आप जो है जो भी वीडियोस आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो है लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे आने वाले जो नए अभ्यर्थी हैं जो आगे चल के जुड़ेंगे भी कई सारे अभ्यर्थी, तो उनको जो एक फीडबैक मिल सके और वो क्लासेस को अच्छे से देख समझ सकें। तो आप अपने हिसाब से आपको जैसा भी वीडियो लगे आप कमेंट जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।